So beta, we are starting our lecture number 1 of chapter number 14, that is biomolecules. तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, जो बेटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि जो हमारे पास एक बड़े लंबे लंबे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम इजीली स्टडी नहीं कर सकते, उनके अंदर एन नंबर ऑफ चेन्स होती हैं। वैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एटसेट्रा, विच कंबाइन टू इन अ स्पेसिफिक मैनर, जो कंबाइन होते हैं बेटा एक स्पेसिफिक मैनर के अंदर, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस लिविंग सिस्टम्स, और उसको मेंटेन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। तो दोज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which are combine in a specific manner to produce a living system and to produce as well as to maintain them। तो प्रोड्यूस करते हैं, मेंटेन करते हैं, उन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। और अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं तो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी के अंदर केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है बेटा, डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के साथ डील करती है, जो कहाँ पे हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन के साथ डील करने वाली ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स। क्लियर है? आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट्स, तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें सबसे पहले कंपाउंड्स जो पढ़ने हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स है, और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, आगे बहुत काम आएंगे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मेजर फैक्टर है इस चैप्टर का। उसके बाद हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वो फैक्टर्स क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, तीनों को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज अवर इंफॉर्मेशन नंबर 1 and this is our information number 2 and this is our information number 3। तो बेटा इंफॉर्मेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वो कंपाउंड्स जिसके अंदर क्या होता है सर, हमारे पास अल्डिहाइड एंड कीटोन वाले कंपाउंड्स होते हैं। अल्डिहाइड कीटोन हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्डिहाइड कौन से होंगे बेटा, CHO वाले कंपाउंड्स, और कीटोन कौन से होंगे बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन वाले कंपाउंड्स। तो ये हमारे पास कीटोन्स हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए बेटा, अल्डिहाइड्स हो गए। तो अल्डिहाइड और कीटोन वाले वो कंपाउंड्स जिसके अंदर हमारे पास कौन सा ग्रुप आ रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। बता दो कौन सा ग्रुप होगा ये, अल्डिहाइड ग्रुप होगा सर। अल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ पे क्या लगे होंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम्स लगे होंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पे भी क्या लगे होंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम्स। लेकिन मैंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम्स को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिए, OH ग्रुप लगा दिए। अब सर OH ग्रुप लगा दिए, बहुत सारे OH ग्रुप लग गए हैं। OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्सी। अगर एक ग्रुप को हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं, दो को डाई हाइड्रोक्सी बोल देंगे, तीन को ट्राई हाइड्रोक्सी बोल देंगे, और बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी, और ये वाला ग्रुप कौन सा है बेटा, अल्डिहाइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर अगर यही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड कार्बन लगा होता है, इस साइड कार्बन, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH, इसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, OH, तो यहाँ क्या बन जाता, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। तो क्या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या फिर वो सब्सटेंस बेटा जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को प्रोड्यूस कर रहा है। द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और सब्सटेंसेस व्हिच गिव दिस सब्सटेंसेस ऑन हाइड्रोलिसिस, किस पे कैसे दे रहा है, ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने पे, एंड कंटेन एट लीस्ट वन कायरल कार्बन एटम, और उसके अंदर बेटा एक क्या प्रेजेंट है, कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। सो मैं आपसे सिंपल सी डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द सब्सटेंसेस और द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, या फिर सब्सटेंसेस which give these substances on hydrolysis, that substances are known as carbohydrates।
तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द सब्सटेंसेस which are polyhydroxyaldehyde or ketone, or the substances which give this on hydrolysis, these are known as carbohydrates. And मैं एक पॉइंट को मिस कर रहा हूं, क्या आप बता सकते हो वो पॉइंट क्या है? सिर्फ एक पॉइंट रह गया पूरी डेफिनेशन के अंदर, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। वो पॉइंट रह गया है हमारे पास, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम। एक कंडीशन होना मस्ट है, दैट इज एटलीस्ट वन कायरल कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। किसी को कायरल कार्बन नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 4 बॉन्ड्स होंगी और चारों बॉन्ड्स पे क्या होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, डिनोटेड बाय अ स्टार मार्क। तो the polyhydroxyaldehyde or ketone or substances which give them on hydrolysis at least one chiral carbon atom that are known as carbohydrates. After that they have general formula of CH2X. तो बेटा इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CH2OX। अगर मान लो, अच्छा X क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, लेकिन X की वैल्यू 1 और 2 नहीं होगी कभी, X की वैल्यू हमेशा स्टार्ट होगी 3 से, क्योंकि जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 वाला होता है। अभी आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद 4 है सर, उसके बाद 5 है। अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो ध्यान से देखो बेटा क्या बनेगा, C3, यहाँ पे 3 2 जा क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, तो C3H6O3। अगर मैंने 4 पुट किया तो क्या बन जाएगा बेटा, C4H8O4। अगर मैंने 6 पुट किया तो क्या बनेगा, C6H12O6, दैट इज नोन एज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? आफ्टर दैट रैमनोज, डीऑक्सीरिबोज एंड रैमनोहेक्सोज, इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों जो कंपाउंड्स हैं बेटा, ये दिखते तो हैं कार्बोहाइड्रेट, लेकिन फॉर्मूला को ओबे नहीं करते। तो द कार्बोहाइड्रेट्स which do not obey the formula but are carbohydrates, वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, ये 3 है, एक तो रैमनोहेक्सोज, एक रैमनोज और एक डीऑक्सीरिबोज। क्लियर है बेटा? तो फॉर्मूला को ओबे नहीं करेंगे, इनका कुछ और फॉर्मूला होगा, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, की कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप आ रहा है बेटा, दैट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है सर। सेकंड वाला जो टाइप आ रहा है बेटा, दैट इज ओलिगोसैकेराइड, एंड द लास्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे पास। अभी मैं इसको कंसीडर भी कर देता हूं, अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे और भी ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे, फिर ओलिगो, फिर उसके बाद पॉली, या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बेटा। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे और कंपाउंड्स में ब्रेक ना हो पाए, कि हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है, अब मैं इसकी अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये और कंपाउंड्स में ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। क्लियर है? ये और कंपाउंड्स में टूट ही नहीं सकता। जैसे मेरे पास एक ब्रेड का पीस है, तो इसको अगर मैं 2 पार्ट्स में कट कर सकता हूं तो मैं कर दूंगा। क्लियर है? लेकिन जो सिंपलेस्ट पार्ट होगा उसको तो आगे कट नहीं कर पाऊंगा। तो जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड। और ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस पे 2 से 9 मोनोसैकेराइड्स जनरेट करता है, बेसिक यूनिट्स जनरेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। आगे फर्दर क्लासिफाई हो जाएगा, 2 करता है तो डाइसैकेराइड, 3 करता है तो ट्राइसैकेराइड, 4 करता है तो टेट्रासैकेराइड। एंड अगर बेटा बात करें हम 10 से लेके n नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तक, कि एक स्ट्रॉन्ग चेन बना रहा है, लॉन्ग चेन बना रहा है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है? तो सबसे एक एक करके हम इसको फटाफट स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड जो है बेटा, these are the simplest carbohydrates which can't be hydrolyzed further into smaller compounds। ये बेटा सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकते, किसके अंदर, स्मॉलर कंपाउंड्स के अंदर, क्योंकि ये खुद ही क्या है, बेसिक कंपाउंड्स है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which cannot be converted into the simpler compounds और smaller compounds on hydrolysis। बात करें बेटा मोनोसैकेराइड्स की, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, अल्डोज होते हैं और कीटोज होते हैं। अल्डोज किसके लिए आएगा बेटा, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है तो, और कीटोज किसके लिए आएगा, अगर कीटोन ग्रुप है तो। अच्छा, अल्डोज और कीटोज, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन
इनका जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो क्या तो वो अल्डिहाइड में एग्जिस्ट करेगा या फिर कीटोन में एग्जिस्ट करेगा। तो फंक्शनल आइसोमर्स है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे हैव अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। चाहे अगर अल्डिहाइड होगा तो अल्डोस बोलेंगे, कीटोन होगा तो बेटा कीटोस बोलेंगे। आफ्टर दैट बेटा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एज ट्राइओस, टेट्रोस। तो बेटा जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने जनरल फॉर्मूला भी देखा, क्या आ रहा था, CH2O X आ रहा था सर। अब अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू बेटा 3 पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H6O3। तो दिस इज नोन एज ट्राइओस, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्राइओस। अगर मैं इसमें x की वैल्यू 4 डालूंगा तो क्या बोलेंगे, टेट्रोस। 5 डालूंगा तो क्या बोलेंगे बेटा, पेंटोस। 6 बोट डालेंगे तो क्या बोलेंगे, हेक्सोस। और ये जो हेक्सोस है, अगर मैं इसके अंदर अल्डो ग्रुप लगा दूं, क्या लगा दूं, अल्डो। अल्डो का मतलब क्या हो गया कि इस हेक्सोस के अंदर क्या आ गया, अल्डिहाइड आ गया। इस अल्डो हेक्सोस को हम बोलते हैं बेटा ग्लूकोज। अब अगर इसी के अंदर अल्डो की जगह में कीटो ग्रुप लगा दूं, कीटो हेक्सोस, तो कीटो हेक्सोस को क्या बोलते हैं बेटा, कीटो हेक्सोस को हम बोलते हैं फ्रक्टोस। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, दैट इज हेक्सोस। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसके अंदर कीटोन ग्रुप होता है। ऑल मोनोसेक्राइड्स आर स्वीट स्मेलिंग क्रिस्टलाइन। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं बेटा सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं एंड आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स। होते क्या है बेटा, हमारी बॉडी में होते हैं, बॉडी के अंदर क्या होता है, सेल होता है, सेल के बाहर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट सेल के बाहर है तो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये सेल के अंदर डिफ्यूजन कर सकता है। व्हाट इज डिफ्यूजन सर, डिफ्यूजन इज नोन एज इंटरमिक्सिंग, कि ये अंदर और बाहर जा सकता है सेल से। कौन सर, कार्बोहाइड्रेट। इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कैसा होता है सर, स्वीट स्मेलिंग होता है, क्रिस्टलाइन होता है, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। आफ्टर दैट बेटा, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज क्या होता है बेटा, एल्डोहेक्सोज होता है, फ्रक्टोज क्या होता है बेटा, कीटोहेक्सोज होता है। बोथ ऑफ देम हैव 6 कार्बन एटम्स, दोनों के अंदर क्या होते हैं बेटा, 6 कार्बन एटम्स होते हैं। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड इज अ ट्राइओज, और जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड होता है वो क्या होता है बेटा, ट्राइओज होता है, जिसमें n की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है सर। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसरल्डिहाइड हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड क्या होगा, जिसके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होगा। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या होगा बेटा, जिसके अंदर एसीटोन ग्रुप होगा। इसको बनाना सीख लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अभी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। एक कार्बन है, कितने कार्बन एटम होंगे, ट्राइओज है तो 3 कार्बन एटम्स होंगे। यहाँ पे भी कितने कार्बन एटम्स होंगे बेटा, 3 कार्बन एटम्स होंगे। एक अल्डिहाइड ग्रुप है तो अल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, एक तो कार्बोनिल ग्रुप होता है सर, और एक क्या लगा होता है बेटा, हाइड्रोजन एटम। नीचे क्या लगा होगा, नीचे सर दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे होंगे, और बीच में क्या लगा होगा, OH ग्रुप लगा होगा। इधर क्या होगा सर, इधर हमारे पास क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ बेटा, और इस पे क्या लगा हुआ, OH ग्रुप लगा। क्लियर है। इसी तरीके से जब आप कीटोन बनाओगे तो कीटोन के अंदर तो उस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आनी चाहिए जो दोनों कार्बन से लिंक्ड हो। तो वो तो एक ही दिख रहा है हमें, दैट इज सिंपल कार्बन, यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी। यहाँ पे क्या आएंगे सर, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा। इधर क्या आएंगे सर, इधर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, OH ग्रुप आ जाएगा। तो हर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आना क्या है बेटा, मस्ट है। हर एक ग्रुप पे क्या आना चाहिए, OH ग्रुप आना ही चाहिए। इधर भी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, हर एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आ रहा है। क्लियर है। आफ्टर दैट, दे हैव वन और मोर एसिमेट्रिक कार्बन एंड आर ऑप्टिकली एक्टिव। इनके अंदर एक या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, और एटलीस्ट वन कार्बन क्या होना चाहिए बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, कायरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि स्ट्रक्चर के अंदर कायरल कार्बन कहाँ पे है, सोचो सभी, कहाँ है कायरल कार्बन, कौन सा कार्बन कायरल है, बिल्कुल सही। ये जो बीच वाला कार्बन है बेटा, 4 वैलेंसीज होनी चाहिए पहली बात तो, अगर कोई ये सोच रहा है तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रही है। ये सोच रहा है तो इसमें H2 आ गया, 2 हाइड्रोजन है, सेम है। ये वाला जो कार्बन है बेटा, इस पे एक तो OH ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, एक CHO ग्रुप लगा हुआ है,
और एक हमारे पास क्या लगा हुआ है बेटा, CH2OH लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सा कार्बन एटम है बेटा, कायरल कार्बन एटम है। क्लियर है। आफ्टर दैट बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। तो आप सभी मेरे साथ बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप जो हमें क्या करना है, फेयर रफ नोटबुक के अंदर 6 कार्बन एटम्स को बनाना है, क्योंकि ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, C6H12O6। तो यहाँ पे सर हम 6 कार्बन एटम्स बनाएंगे। ये 6 कार्बन एटम्स बन गए। इसी तरीके से फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे बेटा, 6 कार्बन एटम्स को अरेंज कर देंगे इन अ स्ट्रेट चेन। तो ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स अरेंज हो गए। सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, अल्डिहाइड ग्रुप लगाना होगा। तो अल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे बेटा। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये क्या बन गया, CHO बन गया। CHO इज नोन एज अल्डिहाइड ग्रुप। अगर आपको कीटोन ग्रुप बनाना है बेटा, तो कीटोन ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस कार्बन पे तो लगा नहीं सकते डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कहाँ पे आ जाएगी बेटा, सेकंड वाले कार्बन के ग्रुप के ऊपर आ जाएगी। क्लियर है। अब सर यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे की ज्योमेट्री के बारे में बताइए। तो आगे की ज्योमेट्री के लिए हम क्या करेंगे बेटा, लास्ट के अंदर लास्ट वाले पे हम क्या लगा देंगे, CH2OH लगा देंगे, क्योंकि एक OH तो आना ही है, और बाकी जो वैलेंसीज बच गई वो किससे फिल होंगी बेटा, हाइड्रोजन से फिल होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो वैलेंसीज है, एक वैलेंसी तो हम किससे फिल करेंगे, OH से, और बाकी जो दो वैलेंसीज बच गई वो किससे फिल हो जाएंगी बेटा, H2 से। तो ऊपर भी क्या आएगा, CH2OH आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन चुका है बेटा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 OH एक साथ, तो यहाँ पे 1 2 3, ये 3 OH ग्रुप आ गए। और यहाँ पे जो थर्ड कार्बन बच गया है इसके ऊपर OH क्या कर देंगे, हम अपोजिट साइड में लगा देंगे। अब इसके 3 वैलेंसीज फील्ड है, चौथी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसकी 3 वैलेंसीज फील्ड है, इसकी चौथी हाइड्रोजन के साथ। इसकी 3 वैलेंसीज फील्ड है, इसकी हाइड्रोजन के साथ। यहाँ देखोगे बेटा लास्ट में क्या लगेगा, बताओ फटाफट जल्दी से। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सर एक तो क्या आना चाहिए, OH ग्रुप आना चाहिए। OH ग्रुप आ गया तो OH के साथ फिल होगी, तो बाकी दोनों किसके साथ होंगे बेटा, हाइड्रोजन के साथ। तो नीचे क्या आएगा, CH2OH। 3 OH एक साथ, तो 3 OH एक साथ आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, OH शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे OH कहाँ आएगा सर, इस साइड आएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसकी चौथी वैलेंसी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इसकी चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ। इसकी कितनी वैलेंसी फील्ड है, 3। चौथी वैलेंसी किसके साथ आएगी, हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे चौथी वैलेंसी, यहाँ तो कंप्लीट है CH2OH। तो यहाँ पे बेटा फोर्थ वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। अब ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। तो कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रक्टोज। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है सर, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। जबकि बेटा आप लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अल्डिहाइड ग्रुप है तो कौन सा होगा बेटा, अल्डिहाइड ग्रुप होगा तो इसे अल्डोज बोलेंगे, और अल्डो हेक्सोज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। तो ये किसका स्ट्रक्चर है सर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ये हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को देख लिया, दैट आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। आफ्टर दैट बेटा डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। अब सर हमारे पास ये दो कंपाउंड्स हैं, डी ग्लूकोज और डी मैनोज, डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करते हैं, C2 कॉन्फ़िगरेशन पे। मतलब 6 कार्बन एटम है तो उसमें सेकंड कार्बन एटम जो है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, देयरफॉर दे आर नोन एज एपीमर्स। तो जो C2 कार्बन एटम के ऊपर अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक दूसरे के क्या है, एपीमर्स है। इसी तरीके से सिमिलरली डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज जो है वो डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C4 एटम। वो किसके ऊपर चेंज होते हैं बेटा, C4 के ऊपर, एंड आर आल्सो नोन एज एपीमर्स। उन्हें भी हम क्या बोलते हैं बेटा, एपीमर्स बोलते हैं। क्लियर है। Thus a pair of distereomers differing only in configuration around C2 or any other chiral carbon atom। और इसी तरीके से कोई भी हमारे पास डाइस्टीरियोमर्स का पेयर है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है बेटा, डिफर कर रहा है, चेंज हो रहा है। कौन से कार्बन एटम पे, C2 पे या फिर किसी भी कार्बन एटम पे, सिर्फ एक कार्बन एटम को छोड़ के, कौन सा, C1।
C1 को छोड़ के किसी भी कार्बन एटम पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हैप्पीमर्स। और अगर C1 पे हो रहा है तो क्या बोलेंगे, नहीं, C1 एक्सेप्ट C1 लिख रखा है, C1 को छोड़ के किसी पे भी हो रहा है तो क्या बोलेंगे, हैप्पीमर्स। और अगर C1 पे हो रहा है बेटा तो हम उसे क्या बोलते हैं, एनोमर्स। इस बात को याद रखेंगे, अभी आगे आ भी जाएगा स्लाइड्स में, तो ध्यान से देखते जाइए। सो आवर नेक्स्ट कंपाउंड इज, अच्छा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब हम क्या बनाएंगे बेटा, क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसके क्लोज चेन स्ट्रक्चर सर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। तो ऑल द पेंटोज एंड हेक्सोज एग्जिस्ट इन साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। जितने भी आपके पेंटोज हैं या फिर हेक्सोज है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन एटम, क्या बनेगा, C5H10O5, या फिर हेक्सोज C6H12O6। ये किसमें कौन से स्ट्रक्चर शो करते हैं बेटा, साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। अभी देखेंगे हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हम पहले पढ़ भी चुके हैं अल्डिहाइड कीटोन में। इन फ्री स्टेट दे आर जनरली 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। जनरली बेटा फ्री स्टेट के अंदर वो क्या बनाते हैं, 6 मेंबर की एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाइरेनोज फॉर्म। पूछा जाता है पाइरेनोज फॉर्म में कितने कार्बन एटम्स होते हैं, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने कार्बन एटम्स होते हैं बेटा, 6। और अगर 5 हो तो सर, तो अगर 5 हो बेटा तो हम उसे क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। क्लियर है। सम ऑफ देम हैव 5 मेंबर्ड एंड इन कंबाइंड स्टेट। क्लियर है। सो हम क्लोज चेन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ड्यू टू साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर, क्योंकि बेटा साइक्लिक हेमी एसिटल और साइक्लिक हेमी कीटल स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी आपके पेंटोज और एक्सोस हैं वो दो स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। एक फॉर्म को हम बोलेंगे बेटा अल्फा फॉर्म, और दूसरी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, बीटा फॉर्म। और एक हमारे पास बोथ अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर एनोमर्स, और जितनी भी अल्फा और बीटा फॉर्म है दोनों एक दूसरे की क्या होती है, एनोमर्स होती है। नाउ व्हाट इज एनोमर्स, C1 कॉन्फ़िगरेशन। कि C1 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जो आपका C1 के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करेगा, डिफर करेगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी बेटा, चेंज रहेंगी। आ गया समझ में। तो मैं पहले बीटा बनाते हैं, आप देख लेना ध्यान से। मैं हमेशा पहले क्या बनाता हूँ, बीटा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बीटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, अल्फा अपने आप बन जाएगा। तो ध्यान से देखते जाना किस तरीके से हम अल्फा एंड बीटा स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। तो देयर स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो। तो सबसे पहले मैं कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बेटा, बीटा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो बीटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, तो आप मुझे ये बताओ बेटा कि ये कितने कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग है, बस मुझे इतना जानना है। 5 कार्बन एटम की साइक्लिक रिंग है या 6 की, 5 की है सर। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा कहाँ पे आएगा, छठा ऊपर आएगा, ध्यान से देखना। ये अब मैं क्या लगा देता हूँ इनके ऊपर, इसकी दो वैलेंसीज फ्री है, इसकी भी दो वैलेंसीज फ्री है, इसकी भी दो वैलेंसीज फ्री है, इसकी भी दो वैलेंसीज फ्री है, और इसकी भी दो वैलेंसीज फ्री है। क्लियर है। अब सर इसके अंदर हम क्या फिल करेंगे, एटम्स को फिल करेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, इसके रेसिप्रोकल में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। इसके रेसिप्रोकल में क्या आएगा सर, हाइड्रोजन आएगा। इसके अपोजिट में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। इसके अपोजिट में क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन हो गए फिल। अब सर हम क्या फिल करना स्टार्ट करेंगे, OH ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा, इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, OH ग्रुप आएगा। इसके अपोजिट में क्या आएगा, OH ग्रुप। इसके अपोजिट में क्या आएगा, OH ग्रुप। इसके अपोजिट में क्या आएगा बेटा, OH ग्रुप। और इसके अपोजिट में क्या आएगा, वो OH ग्रुप जो किसके साथ फील्ड है, CH2 के साथ। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये बीटा ग्लूकोज का। आप देख सकते हो, मैं इसको कंप्लीट करवा देता हूँ, ध्यान से देखिए। एक कार्बन एटम, 2, 3, 4, 5, और ये वाला क्या हो गया, 6। तो 6 कार्बन एटम्स है। हाइड्रोजन की बात करें तो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे लगा होगा, इस वाले कार्बन एटम के ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। क्लियर है। और ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन। क्लियर है।
C6H12O6। अभी हमें ना इसका एक अल्फा स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? अल्फा स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। फिर से हमें क्या बनानी है? 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनानी है। तो ये हमारे पास बन गई सर 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। अब 5 मेंबर साइक्लिक रिंग के अंदर हमें कार्बन एटम्स को काउंट करना है बेटा। तो कार्बन एटम को काउंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम 1 हो गया, दिस इज कार्बन एटम 2, दिस इज कार्बन एटम 3, दिस इज कार्बन एटम 4, दिस इज कार्बन एटम 5, और 6 कहाँ पे आएगा? ऊपर आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 वैलेंसीज यहाँ पे होंगी, 2 यहाँ पे होंगी, 2 यहाँ पे होंगी, 2 यहाँ पे, और 2 यहाँ पे। क्लियर है? अब ध्यान से देखो बेटा, मैंने आपको अभी अभी एक लाइन पढ़ के सुनाई थी कि ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? एनोमर्स। क्या होते हैं? एनोमर्स। क्या होता है एनोमर्स? एनोमर्स क्या होते हैं बेटा? वो स्ट्रक्चर जो डिफर होते हैं, डिफर होता है उनका कॉन्फ़िगरेशन किसके अबाउट? C1 कार्बन एटम के अराउंड। तो यहाँ पे C1 एटम आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे OH ऊपर है, H नीचे है, तो इस वाले CN में क्या हो जाएगा? H ऊपर चला जाएगा और OH क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। क्लियर है? बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था? H था, अपोजिट में H, फिर यहाँ पे अपोजिट में H, यहाँ पे अपोजिट में H। क्लियर है? यहाँ पे दो OH ग्रुप क्या आ जाएंगे सर? सेम साइड में आ जाएंगे, OH OH। यहाँ पे क्या आ गया? OH, इसके अपोजिट में OH, और इसके अपोजिट में OH। OH भी कौन सा? जो किसके साथ लिंक्ड है? CH2 के साथ। बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ किसके अबाउट चेंजमेंट आएगी? C1 कॉन्फ़िगरेशन के अबाउट। ये हमारे पास पहला कार्बन एटम है, इसके अबाउट क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। बाकी कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। और क्या होता है बेटा, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। ये अल्फा ग्लूकोज हो गया, तो ये आपको बहुत काम की बात है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे पढ़े भी गए हम इसको। अगर मैं अल्फा ग्लूकोज को किसी पर्टिकुलर एंगल से, x डिग्री मान लो, किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करता हूं, और तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? बीटा ग्लूकोज के अंदर। या फिर बीटा ग्लूकोज को किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट करता हूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्फा ग्लूकोज के अंदर। क्लियर है? और इस एंगल को, इस एंगल से रोटेशन जब हम करते हैं तो इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। ये आगे कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़े भी गए। क्लियर है? बट द थिंग इज, क्या आपको क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाने आ गए हैं अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज के? तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा बीटा ग्लूकोज का। क्यों बनाते हैं? क्योंकि रेसिप्रोकल है सारा। यहाँ OH 1 पे है, तो इधर अपोजिट में फिर अपोजिट, फिर अपोजिट, फिर अपोजिट। H है, फिर H है, अपोजिट 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 अपोजिट। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ C1 चेंज हो जाएगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी? सेम। क्लियर बेटा? आफ्टर दैट, ओलिगोसैकेराइड्स। व्हाट आर ओलिगोसैकेराइड्स? तो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा? दीज कार्बोहाइड्रेट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स की, तो गिव 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा? हमें 2 से 9 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, किसके? मोनोसैकेराइड्स के, दैट आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो ओलिगोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास कौन से आते हैं बेटा? डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगे बेटा? जो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करेंगे, किसके? मोनोसैकेराइड्स के। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। C12H22O11। ऑन हाइड्रोलिसिस दे गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे बेटा, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये कितने मॉलिक्यूल्स देंगे मोनोसैकेराइड्स के? 2 मॉलिक्यूल्स, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे, किससे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होती है? H और OH को अगर हम रिमूव करते हैं, उनसे बनने वाली लिंकेज को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी आगे आएगा, पढ़ेंगे हम अच्छे से। क्लियर है? तो यहाँ पे डाइसैकेराइड है, मान लो C12H22O11। क्लियर है? इसको मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया? H2O। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा? C6H12O6 प्लस C6H12O6 के अंदर। एक तो क्या बनाएगा बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ये क्या बनेगा बेटा? फ्रक्टोज। एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का जो आपका मिक्सचर होता है, इसे बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। द मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर।
तो यहाँ पे ध्यान से देखो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, टोटल कितने हो गए 12। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, टोटल कितने आने चाहिए थे बेटा 12 और 12 24। लेकिन यहाँ पे तो 22 ही है सर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा, 2 हाइड्रोजन की हमने क्या करवाई है हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 कितने हो गए 12। तो 11 तो यहाँ पे और एक हमने क्या करवाई है बेटा हाइड्रोलिसिस। तो एक डाइसैकेराइड को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट करवा देंगे। अगर ट्राइसैकेराइड को करना है तो कितने H2O लगेंगे फटाफट बताइए। दिस इज ट्राइसैकेराइड। हाउ मेनी water molecules are required to convert a trisaccharide into its simplest carbohydrates? देख लेते हैं। C18, H32, O16, तीन सिंपलेस्ट में टूट रहे हैं तो 3C6H12O6 हो गया। तो यहाँ पे कार्बन तो कितने हो गए 6 3 18 पूरे पूरे है सर। हाइड्रोजन की बात करें तो 12 3 कितना होता है 36 होता है। 12 3 36 होता है 36 होता है सर। अब यहाँ पे सर 32 है, चाहिए कितने 36। तो 32 है 36 चाहिए, कितने की कमी पड़ रही है 4 की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 मोल्स ऑफ H2। क्लियर है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 6 6 3 18 और यहाँ पे कितने हैं 16। तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए 2। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए 2H2। डाइसैकेराइड के लिए कितने चाहिए थे 1, ट्राई के लिए 2, टेट्रा के लिए 3, पेंटा के लिए 4 और हेक्सा के लिए, पेंटा के लिए कितने चाहिए 4 चाहिए बेटा। डाई के लिए 1 चाहिए तो पेंटा के लिए कितने चाहिए 4, हेक्सा के लिए 5। क्लियर है। देन एग्जांपल की बात करें बेटा तो ट्राइसैकेराइड को हम क्या बोलते हैं रेफिनोस, और डाइसैकेराइड को क्या बोलते हैं अभी अभी पढ़ा है। डाइसैकेराइड को क्या बोलते हैं बेटा सुक्रोज। वेरी गुड। और यहाँ पे ट्राइसैकेराइड को क्या बोलेंगे रेफिनोस। उसके बाद हमारे पास टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, ट्राई के लिए 2 चाहिए तो टेट्रा के लिए कितने चाहिए 3H2O। और एग्जांपल की बात करें तो बेटा क्या होता है स्टाइकोज हो गया विच गिव्स 4 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर है। देन वी हैव पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा वो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं यील्ड मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स, 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है ब्रेक होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया बेटा स्टार्च। स्टार्च एक ऐसा कंपाउंड है जो अलग अलग कंपाउंड से बनता है और उन सभी कंपाउंड्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। क्लियर है। उन सभी कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी है। तो स्टार्च किससे मिलकर बना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। हम किसके बारे में पढ़ेंगे ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में। इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टार्च। क्लियर है। देन वी हैव म्यूटा रोटेशन। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अल्फा ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है बीटा के अंदर, और बीटा को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है अल्फा के अंदर। कुछ एंगल से क्या करना पड़ेगा रोटेट करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, वन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड द अनदर वन इज बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है बेटा वो कितनी होती है 112 डिग्री, और जो बीटा डी ग्लूकोज है उसकी कितनी होती है बेटा 19 डिग्री। तो however when either of these two forms is dissolved in water, जैसे ही हम इन दोनों फॉर्म्स को बेटा किसके अंदर डिसोल्व करते हैं वाटर के अंदर एंड अलाउड टू स्टैंड, और उनको वैसे ही छोड़ देते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेम इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ बोथ द अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या ऑब्टेन हो जाता है बेटा एक इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो जाता है कि जिस स्पीड से अल्फा किसमें कन्वर्ट हो रहा है बीटा में, उसी स्पीड से बीटा किसमें कन्वर्ट होगा अल्फा के अंदर। क्लियर है। विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ओपन चेन फॉर्म, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारे पास क्या आ जाती है ओपन चेन फॉर्म आ जाती है कि जो क्लोज चेन थी वो एक जगह से क्या होना स्टार्ट हो जाती है ओपन होना स्टार्ट हो जाती है, क्या किसमें कन्वर्ट होने के लिए बीटा में कन्वर्ट होने के लिए। हैविंग स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 52.7 डिग्री। और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है बेटा, तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो ये 19 से कहां पहुंच जाता है 52.7 पे, और ये 112 से कहां पहुंच जाता है 52.7 पे। ये तो 112 से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होते होते कितना हो गया 52.7 हो गया, और ये 19 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज होते होते कितना हो जाएगा बेटा 52.7। तो दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा
इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, और इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, as a result of this equilibrium the specific rotation of freshly prepared solution of alpha glucose decreases from 112 degree to 52.7 degree, while that for beta glucose increases from 19 to 52.7 degree। कि 112 से डिक्रीज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, 52.7 में। ये किसकी स्पेसिफिक रोटेशन 112 अल्फा की है सर। और जो आपका बेटा 19 से इंक्रीज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, 52.7 में। ये किसकी है बेटा, बीटा की। तो दोनों एक पॉइंट पे आ चुके हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटा रोटेशन। द फेनोमेना ऑफ चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। कि जो ये स्पेसिफिक रोटेशन से एक हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है फेनोमेना किसका, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का। क्या अटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्लियर है बेटा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। सो बेटा आज का लेक्चर रखेंगे हम यहीं तक। टुमारो वी विल डिस्कस सम कंपोनेंट्स, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि अभी हमने एक पॉलीसैकेराइड का नाम सुना था। क्या नाम था उस पॉलीसैकेराइड का बेटा, स्टार्च। स्टार्च किससे मिलके बना होता है, कंपोनेंट से। मान लो 4 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स का नाम हमने क्या रख दिया, ए बी सी डी। तो इन चारों कंपोनेंट्स के बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। डाइसैकेराइड हो गया, सुक्रोज हो गया बेटा, सुक्रोज के बारे में स्टडी करेंगे। सुक्रोज के बाद बेटा हम माल्टोज के बारे में स्टडी करेंगे। माल्टोज के बाद हम फ्रक्टोज के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रक्टोज के साथ हम लैक्टोज के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये 4 कार्बोहाइड्रेट्स तो ये हो गए। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो मिलके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा। सो दैट्स द लेक्चर नंबर 2 फॉर आवर tomorrow's discussion. So that's all for today's class. Thank you.